हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है वो आ गई है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि फरवरी में रेलवे ग्रुप डी के भी पेपर शुरू होने वाले हैं और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 भी होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इस समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अभी भी मेहनत नहीं कर पाए तो शायद आपको आगे दिक्कत हो सकती है। बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं जो आपको प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूँ वो इन एग्जाम्स को ध्यान में रख के ही करा रहा हूँ। अगर आप मेरे प्रैक्टिस सीरीज को अच्छे से करते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि जीएस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसीलिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता हूं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा कवर कर पाएं और पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो बच्चों, डेली की तरह आज भी मैं आपके लिए लाया हूं एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज को। बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है, रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने की। ठीक है, तो रक्त संचरण प्रणाली या रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, थॉमस एडिसन, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट बॉयल्स। बच्चों, मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले तो जैसे मान लो कि हमारा क्या है, हृदय है, हार्ट। तो इसमें इस तरह से और इस तरह से ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो ब्लड है वो इधर से ऐसे जाता है और इधर से वापस बाहर निकलता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो ब्लड है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा होता है, राइट। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट है। ठीक है, यानी कि ये दायां है और ये बायां है। तो जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर से, ठीक है, पूरे शरीर से हमारा जो ब्लड है वो आता है और इस तरह से हमारे हृदय में जाता है। ठीक है, वो जो रक्त होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। ठीक है, हृदय में जाने के बाद, हमारे हार्ट में जाने के बाद जब इधर से निकलता है तो ये कैसा होता है, शुद्ध होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, बल्कि किसकी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ये जो पूरी प्रणाली है ये किस वैज्ञानिक ने बताई थी, क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, विलियम हार्वे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। तो बच्चों देखो, रतौंधी रोग पूछा गया किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शंस हमारे पास विटामिन बी, सी, के और ए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो है बेरी बेरी। ठीक है बच्चों, और आपको बता दूं कि विटामिन बी जो होता है इसी को हम विटामिन बी 1 भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता दूं, देखिए होते क्या है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी जो रोग होता है इसमें क्या होता है कि आपकी जो पाचन संबंधी समस्याएं हैं वो हो जाती हैं, मांसपेशियों में आपको दर्द दर्द रहता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका हृदय है उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। हृदय का जो आकार है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है बच्चों, स्कर्वी जो रोग है ये मुंह से और दांतों से संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं वो सूजन उसमें आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड भी आने लगता है और दर्द भी होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा, विटामिन के की कमी से कौन सा होता है, रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि अगर आपको कभी भी चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर में वो खून जम जाता है। ठीक है, लेकिन अगर विटामिन के की कमी होगी तो वो खून भी जमेगा नहीं और बल्कि वो बहता रहेगा। ठीक है बच्चों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी रोग क्या होता है, ये आंखों का रोग होता है। जैसी ही रात होती है ना तो अंधेरा होने के बाद आपको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, उसे रतौंधी रोग कहते हैं, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी, विटामिन ए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का दाहिना भाग
रक्त प्राप्त करता है। तो बच्चों मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इसका बताया आंसर, ठीक है। जैसे ये हमारा हृदय है, ठीक है, तो इसका जो दाहिना होगा वो किधर होगा, इधर होगा। ये राइट साइड है और ये कौन सी है, लेफ्ट है, ठीक है। जो दाहिना भाग जो होता है वो रक्त प्राप्त करता है कैसा, तो शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी बॉडी से जब हृदय में रक्त जाता है तो ये कैसा होता है, अशुद्ध होता है, ठीक है। और इधर से जो निकलता है वो कैसा होता है, शुद्ध, ठीक है। अशुद्ध में क्या होता है, CO2 मिली होती है और शुद्ध में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान रखेंगे, तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अशुद्ध, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, या जिसको हम ग्लैंड भी बोलते हैं, ये सबसे बड़ी कौन सी है। तो ऑप्शंस में दिए हैं गल ग्रंथि, जिगर, गुर्दा और अग्न्याशय। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है हमारा यकृत, ठीक है। और यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है, लीवर। तो हमारे इस ऑप्शन में जो जिगर लिखा है इसका मतलब यकृत ही है, ठीक है बच्चों। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड है वो कौन सी होगी, तो ऑप्शन बी, जिगर, यकृत या फिर लीवर होगी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ बना हुआ है, ठीक, कहाँ पे बना है। तो देखो पहला मानव डीएनए बैंक की बात हो रही है। ऑप्शंस दिए हैं लखनऊ में, हैदराबाद में, मुंबई में और नई दिल्ली में, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन है लखनऊ। लखनऊ में क्या बनाया गया, एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए, ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंट लैब कहाँ पे है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट लैब कहाँ पे हो जहाँ पे डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो उसका आंसर होगा हैदराबाद में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द सीक्रेट ऑफ द नागास शिवा ट्रायोलॉजी 2 के लेखक कौन है, ठीक है। तो राइटर का नाम पूछा गया, ये क्या चीज है, एक बुक का नाम है, और ये बुक किस राइटर ने लिखी वो पूछा गया। ऑप्शन है सावी शर्मा, केशव अनिल, दुर्जोय दत्ता और अमीश त्रिपाठी। तो इस बुक को लिखने वाले जो राइटर हैं वो हैं ऑप्शन डी, अमीश त्रिपाठी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने ये बुक लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, तो उसका पहला सेनापति कौन था। तो देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, सन 1942 की बात है, ठीक है। इस समय कहाँ पर, मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में, ठीक है, INA की स्थापना हुई थी, ठीक है। INA का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है। और INA के जो पहले, ठीक है, सेनापति थे उनका नाम था मोहन सिंह, ठीक है, क्या नाम था, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। तो कैप्टन मोहन सिंह INA के क्या थे, पहले सेनापति थे, इन्होंने ही इसको बनाया था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि अगर हम 1943 की बात करें, 1943 की, तो इस समय जो हमारे नेताजी थे, नेताजी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो नेताजी ने क्या किया था कि सिंगापुर में, ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर में इसका नाम बदल करके क्या क्या कर दिया था, आजाद हिंद फौज, ठीक है। और आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है 1943 में की गई थी, कहाँ पे की गई थी, सिंगापुर में, ठीक है। फिर से सुनो, मैं आपको बता देता हूँ, देखो 1942 में मलेशिया में, ठीक है, मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया, INA की स्थापना की, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है। और उसके बाद ये इसके क्या बन गए, सेनापति। बाद में 1 साल के बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया सिंगापुर में, कि इसी का INA का नाम बदल के क्या कर दिया, आजाद हिंद फौज। और इसके ये पहले क्या बने, सुप्रीम कमांडर बने, ठीक है, सुप्रीम कमांडर कौन बना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बच्चों पूछा गया है, शिखर का मतलब क्या होता है, चोटी, ठीक है। तो पहाड़ी की चोटी सबसे ऊंची कौन सी है भारत में, कौन से नंबर की,
दूसरे नंबर की, भारत की दूसरी और विश्व की तीसरी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंचनजंगा, मकालू, गॉडविन ऑस्टिन और धौलागिरी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दुनिया में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये है कहाँ पे? तो ये नेपाल में है, नेपाल में। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये आपकी है काराकोरम की पहाड़ियों में, काराकोरम की पहाड़ियों में है, पहाड़ियों में है। कहाँ पे है? तो जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, और उसके बाद है माउंट कंचनजंगा। ठीक है, ये आपकी कहाँ पे? सिक्किम में आती है। ठीक बच्चों, अब देखो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी कि शिखर कौन सा है। देखो दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आती है हमारी केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम की पहाड़ियों में है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे जो दुनिया में आती है वो है माउंट कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। अब बच्चों देखो मैं आपको बता दूं कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की, ठीक है ना, तो भारत में सबसे ऊंची कौन सी है? तो पहली ये है केटू, जो कि काराकोरम की पहाड़ियों में है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है कंचनजंगा, ठीक है, जो कि सिक्किम में है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट आ जाएगी पहले नंबर पे, जो कि नेपाल में है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय समान हो जाता है? आप जानते हैं कि ताप को मापने के लिए अलग अलग पैमाने हैं। ठीक है, जिसमें डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो वो कौन सा टेम्परेचर है जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान है वो बराबर हो जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, -40। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? तो बच्चों आप जानते हैं कि कांस्य या ब्रॉन्ज के मेडल भी दिए जाते हैं। ठीक है, मेडल दिए जाते हैं ना खेलों में। ठीक है, तो ये किन धातुओं का मिश्रण है? तो देखो ऑप्शन दिए हैं तांबा जस्ता, तांबा टिन, जस्ता निकेल, एल्यूमिनियम निकेल। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है तांबा और टिन, ऑप्शन बी। ठीक है, तांबा और टिन को मिलाने से क्या बन जाता है? ब्रॉन्ज बन जाता है। ठीक है बच्चों, इतना आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी है? देखो मैं आपको बता दूं बच्चे, दूध जो हमारा होता है, ठीक है, दूध से ठीक है, दही जो होता है वो किसकी वजह से बनता है? तो वो जीवाणुओं की वजह से बनता है। ठीक है, अगर जीवाणु नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? दूध दही में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दूध से जो दही जमता है वो जीवाणु की वजह से। ठीक है, और उस जीवाणु का नाम क्या है? तो क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो जीवाणु दही के जमने के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो देखो अगर हम मानव शरीर की बात करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से मानव शरीर में एक हड्डी होती है बीच में। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से पसलियाँ निकली होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये पसलियाँ निकली हैं। ठीक है, पसलियों को हम इंग्लिश में रिप्स बोलते हैं। ठीक है, रिप्स। तो टोटल इनकी संख्या कितनी है? तो देखो इधर की तरफ कितनी होती है? 12। इधर कितनी होंगी? 12। टोटल कितने कितने जोड़े हो गए? तो जोड़े पूछा गया क्वेश्चन में, तो आंसर क्या होगा? कि 12 जोड़े। ठीक है, अगर जोड़े ना पूछ के अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा 24, 12 इधर 12 इधर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, इसका करेक्ट आंसर पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 13। लिखा है ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिए हैं। पहला है ऑप्शन है कृष्णदेव राय, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है, तो पूछा गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम वो राजा थे
जिन्होंने प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया, ठीक है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो सीवी रमन थे वो हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, और उनकी याद में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, या जिस दिन उन्होंने ये ना रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है, उस दिन को यादगार बनाने के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो किस डेट को मनाया जाता है, ऑप्शन दिया 27 फरवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च और 28 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ठीक है, इस डेट को क्या होते हैं, क्या करते हैं, विज्ञान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो है लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 तक चला, में कौन विजयी हुआ। तो जो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन दिए हैं हैदराबाद का निजाम, मराठा सेना, हैदर अली और अंग्रेज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हैदर अली। ठीक है, हैदर अली जो था ये मैसूर का शासक था। ठीक, एक मजबूत शासक था। जब अंग्रेजों से इसका युद्ध हुआ तो अंग्रेज हार गए, जिसके बाद अंग्रेजों को मद्रास की संधि करनी पड़ी। ठीक है ना, क्या करना पड़ा, मद्रास की संधि करनी पड़ी। ठीक है, मद्रास की संधि। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ कि अंग्रेजों और हैदर अली के बीच बात हुई कि जिसने जो भी क्षेत्र जीता है उसको वो वापस कर देंगे। ठीक है, और अंग्रेज जो है भारत में शासन करने में हैदर अली की मदद भी करेंगे। तो ये कुछ शर्तें जो थी तय हुई थी। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन दिया कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कौन विजयी हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हैदर अली, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन 15 है, लेकिन मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब किया तो करीब 80-90-100 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। जब तक जो है, हाँ, जब तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई डाउट है ना, तो उसको नोट्स बना लें। और कोई भी समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर सब्सक्राइब करें और उन्हें करवाएं। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। मिलते हैं जल्दी ही अगले नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,